हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वेरिएबल्स के टाइप्स सी लैंग्वेज में, डेट इज लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट। वेरिएबल पे एक सेपरेट वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, यानी कि वेरिएबल का नेम किस प्रकार से रखा जाता है, वेरिएबल का डिक्लेयर किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से टाइप मीन्स वेरिएबल्स में हम लोग अलग अलग डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोगों को सिर्फ टाइप देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकल वेरिएबल से। देखिए, ये जो सारे टाइप्स है, ये सारे टाइप्स हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी और आज हमें जानकारी हो जाएगी। देखिए, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, नाम से ही पता चल रहा है ना, लोकल। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये लोकल आदमी है, लोकल बंदा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आसपास का ही है, अपने एरिया का है। तो जस्ट प्रोग्रामिंग में भी यही है कि जो अपने एरिया का होगा, अपने ब्लॉक का होगा, वो लोकल होगा। ठीक है, जो अपने ब्लॉक का होगा वो क्या होगा, लोकल होगा। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट है कि जितने भी वेरिएबल विद इन द फंक्शन, विद इन एनी फंक्शन में लिख दे रहा हूं, ठीक है, विद इन एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, डिक्लेयर किए गए हैं, ये सारे फंक्शन लोकल टू दैट फंक्शन और लोकल टू दैट ब्लॉक होंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, काफी जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं। जैसे मान लिया जाए कोई एक फंक्शन है void main, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं कुछ इस प्रकार से, इंट a इक्वल्स 5 और b इक्वल्स 10, ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है, डेट इज a और b, ये क्या है, इस फंक्शन के लिए लोकल है, मेन फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है। तो देखिए, लोकल वेरिएबल का क्रिएशन कब होता है, जैसे ही आप इस फंक्शन में एंटर कीजिएगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंटर, एंटर के समय पे क्या होगा कि आपका वेरिएबल ए और वेरिएबल बी को स्पेस एलोकेट किया जाएगा। उसके जो भी मीन्स जो भी वैल्यूज होंगे, इनिशियल वैल्यू A5 और B10, जो भी आपने इनिशियलाइज किया उससे इनिशियलाइज करवा दिया जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों वेरिएबल्स का यूज इन पूरे फंक्शन में कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, फंक्शन का जो कोड है, आप कहीं भी इसमें इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस फंक्शन से बाहर निकल जाते हैं, फंक्शन से एग्जिट कर जाते हैं, आइदर बाय रिटर्न स्टेटमेंट और बाय आप जब आपका करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस आ गया, तो जैसे ही एंड हो जाता है, एंड हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाएगा कि ये आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब आपको समझ में आया कि क्रिएशन कब होता है। क्रिएशन कब होता है, जब हम फंक्शन में या ब्लॉक में एंटर करते हैं, तो उस समय लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है, पूरे फंक्शन के अंदर में मौजूद रहता है, एग्जिस्ट करता है। हम लोग किसी भी लाइन ऑफ कोड में इन दोनों वेरिएबल्स का यूज, यानी लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही फंक्शन हमारा एंड हो जाता है, आइदर बाय रिटर्न स्टेटमेंट हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाए कुछ वैल्यू को रिटर्न करके, या पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एंड करली ब्रेसेस आपका आ जाए, वहां पे क्या किया जाता है, आपके लोकल वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है ना, स्कोप, ठीक है, इन दोनों का जो स्कोप होगा, स्कोप, ये क्या होता है, लोकल होता है। नाम से ही पता चल रहा है, लोकल टू दैट फंक्शन और ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, जिस भी फंक्शन या जिस भी ब्लॉक में ये डिक्लेयर किए गए, उनके अंदर ही इनका क्या होता है, स्कोप होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल 2 ले लेता हूं। अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन है आपके पास कुछ इस प्रकार से, void foo नेम का, ठीक है, आपने इसके अंदर में कोई वेरिएबल ले लिया, int a इक्वल्स 5, ठीक है, इस प्रकार से, और आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा यहाँ पे, देन आपने यहाँ पे एक सेकंड फंक्शन बनाया void foo2, और इसके अंदर आप अगर लिखते हैं कुछ इस प्रकार से printf %d और a,
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका ए वेरिएबल है ये लोकल टू दैट फंक्शन है, यानी कि फू वेरिएबल के लिए, फू फंक्शन के लिए ये क्या है, लोकल है। तो इस फंक्शन का स्कोप, इस फंक्शन का जो भी स्कोप है इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर के इस कर्ली ब्रेसेस तक, यहीं तक आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। बात करें इस फंक्शन की, तो यहाँ पे इसने ए के वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की है, लेकिन ए तो यहाँ इसे मिलेगा ही नहीं इसके स्कोप में, तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों एरर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये क्या है, लोकल टू फंक्शन फू है। आप इसको कहां पे एक्सेस कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे फंक्शन में आउटसाइड फंक्शन या आउटसाइड ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जस्ट ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो एमसीक्यूज वगैरह होगा वो हम लोग एमसीक्यू सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट बैच चल रहा है फॉर डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टियर 2 सीएसआईटी, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी के लिए मैंने अलग से बना रखे हैं प्लेलिस्ट, एमसीक्यूज के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो थ्योरी में आप देख लीजिए, सी लैंग्वेज आपका लगभग एंड होने ही वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑलरेडी एंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क अभी ऑनगोइंग है, और उप्स जावा आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका सी लैंग्वेज एंड होता है वैसे ही डीएससी और डीबीएमएस आपका स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज के एमसीक्यू, जावा के एमसीक्यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू अभी लाइव डिस्कस किए जा रहे हैं। टाइमिंग वगैरह आप यहाँ पे कम्युनिटी टैब में जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो वापस से चले आते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे आपका लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एंड हो गया। अब हम लोग समझेंगे लोकल के बाद ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, GLOBAL, ग्लोबल वेरिएबल। देखिए ग्लोबल वेरिएबल की अगर बात करें तो नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या है, ग्लोबल है ना। ग्लोबल का अर्थ ही क्या हो गया, वैश्विक, है ना। तो यहाँ पे कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट ही है कि ग्लोबल का मतलब सब कोई उसको एक्सेस कर सकता है ना। लोकल का मतलब क्या था कि ये लोकल है ना, किसी फंक्शन के, किसी ब्लॉक के लोकल है। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से अगर हिंदी इसका करें तो वैश्विक, इसका मतलब सभी कोई इसको एक्सेस कर सकता है। जस्ट यही मीनिंग यहाँ पे फॉलो होगा। जैसे अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ये कहां पे डिक्लेयर किए जाते हैं, डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, या आउटसाइड द फंक्शंस, ये डिक्लेयर किया जाते हैं आउटसाइड फंक्शन और ब्लॉक्स। ठीक है, फंक्शन और ब्लॉक के ये बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, अंदर डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, तो मान लिया जाए एक प्रोग्राम ले लेते हैं, हैश इंक्लूड। मैं एक अच्छा सा प्रोग्राम ले लेता हूं, ऐसा प्रोग्राम जिससे मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करा लूंगा। और देखिए ग्लोबल वेरिएबल, मैं आज कलर चेंज कर लेता हूं। मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी इस प्रकार से लिख सकता हूं, इंट ए, ठीक है, इक्वल्स 5 एंड कॉमा बी। ठीक है, देखिए मैं सारे कॉन्सेप्ट को सोच रहा हूं आपको क्लियर करा दूं, इसीलिए मैं कुछ इस तरह का ले रहा हूं। और मान लिया जाए ये आपका एक मेन फंक्शन में ले लेता हूं, void main। और यहां पे ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मान लिया जाए क्या करना चाहिए, प्रिंट करवा देना चाहिए। ठीक है, printf %d और किसे प्रिंट करा देगा, ये ए को प्रिंट करा दो भाई, और बी को प्रिंट करा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फू फंक्शन को कॉल कर दो तुम। ठीक है, तो ये फू फंक्शन को कॉल कर देगा, और उसके बाद कुछ मत करो, तुम बंद हो जाओ। अब यहाँ पे हम लोग एक फू फंक्शन भी ले लेते हैं, हालांकि मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो जब मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे हमें फंक्शन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो मैं दे देता हूँ void void foo। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। तो void foo हो गया, और यहाँ पे ये क्या करेगा, एक वेरिएबल है इसके पास int a इक्वल्स 10। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसने क्या किया कि b इक्वल्स भी कर दिया, मान लिया जाए b इक्वल्स कर दिया 15। इसके बाद ये क्या कर रहा है, सिंपली a और b के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, %d। और यहाँ पे मैं लिख दे %d दो बार लिखना चाहिए। देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आपका ग्लोबल वेरिएबल का सारा कॉन्सेप्ट
एक ही प्रोग्राम में एंड हो जाएगा, ठीक है। कहीं बाहर जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, बस खत्म कहानी। अब देखिए ये प्रोग्राम अगर आप देख लिए, समझ गए, तो पूरा ग्लोबल वेरिएबल खत्म। चलिए हम समझाते हैं इसको, थोड़ा सा मैं कर लेता हूं ताकि आपको पूरा दिखे। हाँ पूरा दिख रहा है, अब सही है ना, थोड़ा सा जस्ट कट रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, ये तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करा है, अब फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपके ए और बी दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ये हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। क्या है ये? ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी होते हैं स्टूडेंट, ये सारे फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो ए और बी डिक्लेयर किया गया, ये किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर में डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये ओपनली डिक्लेयर कर दिया गया है प्रोग्राम में। इसका अर्थ ये है कि आप इस ए वेरिएबल और इस बी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर, इवन आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं ग्लोबल वेरिएबल में एक पॉइंट लिख देता हूं कि ये क्या ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? कैन एक्सेसिबल, ए डबल सी ई डबल एस आई बी एल ई, है ना। कैन एक्सेसिबल एंड मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल इन ऑल द functions और द ब्लॉक, ठीक है, BLOCK। यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे ये सारे फंक्शंस में एक्सेसिबल भी होंगे और मॉडिफाइबल भी होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। आपको पता है कि कंपाइलर क्या करता है कि इसको फाइंड आउट करता है एग्जीक्यूट करने के समय मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन यहाँ पे मिल गया, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये प्रिंट करवाना चाह रहा है, परसेंट दिया हुआ है, यानी कि किसी इंटीजर को डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाह रहा है। ए और बी लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या है भाई? तो ए की वैल्यू है 5। आप यहां पे देख सकते हैं कि लोकल में यहां पे कोई भी वेरिएबल ए नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी और बी की वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ए और बी आपके वेरिएबल हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहां पे ए की जगह क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट? 5 प्रिंट होगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि बी की जगह क्या प्रिंट होगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बी के वैल्यू को तो इनिशियलाइज ही नहीं कराया। तो एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, है ना, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट इन्हें इनिशियलाइज कर दिया जाता है, इनिशियलाइज्ड टू 0। ये बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो अगर आपने इनिशियलाइज करवा रखा है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कराया है तब क्या होगा, ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट होगी। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ भाई, हमने फू फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम लोग फंक्शन कॉल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको पहले फंक्शन कॉल पढ़ाया। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल करेगा, हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन कॉल जैसे ही होता है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है कॉल्ड फंक्शन के पास, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट में देखेगा भाई इंट ए इक्वल्स 10। अब ये जो ए फंक्शन है ये क्या है, ये है लोकल टू फंक्शन फू। ये फंक्शन फू का लोकल वेरिएबल है ए, और लोकल इसके लिए स्पेस एलोकेट होगा, वैल्यू इनिशियलाइज होगा 10 से। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं b इक्वल्स 15 किया है, ठीक है। तो ये जो b इक्वल्स 15 है, सबसे पहले ये देखा जाएगा क्या कोई लोकल वेरिएबल है यहाँ b? नहीं है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल था ना a इक्वल्स 5 और b इक्वल्स 0, ये b इक्वल्स 15 क्या करेगा, इस 0 को 15 कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स कैन एक्सेसिबल एंड मॉडिफाइबल इन ऑल द फंक्शंस। आपने यहाँ पे ए और बी को एक्सेस भी कर लिया, मैंने दूसरे फंक्शन में फू में दिखा भी दिया कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बी के वैल्यू को मैंने 15 कर दिया, जबकि बी का वैल्यू पहले क्या था, 0 था। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे प्रिंट होगा %d, यानी कि यहाँ पे यूज किया गया है डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है ए और बी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि भाई ए तो यहां भी मौजूद है, लोकल में भी मौजूद है सेम नेम का वेरिएबल, और ए तो ग्लोबल भी मौजूद है सेम नेम का वेरिएबल।
तब यहाँ पे आखिर ए का वैल्यू ये 5 ग्लोबल वाला प्रिंट होगा या ए का वैल्यू 10 लोकल वाला प्रिंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, आप कहीं भी देखें, जनरल लाइफ में भी देखें, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? लोकल को, लोकल पर्सन को। तो इसी प्रकार यहां पे भी प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? लोकल वेरिएबल को। तो अगर किसी प्रकार का मैचिंग होता है, सेम नेम का वेरिएबल आ जाता है लोकल में और ग्लोबल में, तो प्रायोरिटी लोकल को दिया जाएगा। तो यहां पे जो ए की वैल्यू 10 लोकल वाला है ये प्रिंट होगा 10, और बी कौन सा प्रिंट होगा भाई? तो बी ये वाला ग्लोबल प्रिंट होगा जिसकी वैल्यू हो गई 15। आ गया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा? वापस से चला जाएगा किसके पास? कॉलिंग फंक्शन के पास। तो कंट्रोल वापस से फिर चला गया यहाँ पे, और उसके बाद आपका फिर ये फंक्शन, मेन फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ग्लोबल वेरिएबल के 2-3 पॉइंट हमने समझे। सबसे पहला हमने क्या समझा कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाता है? तो आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज टू 0, जब आप कोई वैल्यू से इसे इनिशियलाइज नहीं कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट इन्हें 0 से इनिशियलाइज करवा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सेसिबल और मॉडिफाइबल होते हैं ऑल फंक्शंस और सारे ब्लॉक से। सारे किसी भी फंक्शन, किसी भी ब्लॉक से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट हमने देखा क्या? हाँ, उसके बाद हमने चौथा पॉइंट क्या देखा स्टूडेंट? चौथा पॉइंट ये देखा कि अगर लोकल और ग्लोबल में मैचिंग होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, अगर लोकल वेरिएबल, ठीक है, एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये दोनों अगर सेम नेम के हो गए, सेम नेम, तब ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी दी जाएगी लोकल वेरिएबल को। आ गई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए, लोकल वेरिएबल में मैंने आपको एक पॉइंट बताना मैं भूल गया था। लोकल वेरिएबल में जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, यहां से थोड़ा सा मैं पेज का साइज बढ़ा लेता हूं, ठीक है, 1 मिनट। इतना सही है। चलिए, तो देखिए लोकल वेरिएबल में आपको मुझे क्या बताना था, जैसे ग्लोबल वेरिएबल में हमने अभी जस्ट क्या देखा कि ग्लोबल वेरिएबल में अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो क्या ऐसा लोकल वेरिएबल में भी होता है? मीन्स अगर मान लिया जाए, मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं, मैं सिंपली कोड लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं। वॉइड मेन कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैंने मेन ले लिया, यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ इंट ए, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ। आप कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, मैं डेसिमल में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे %d यूज करूंगा। हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो अब आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा DRDO में, कंफर्म रहिए, श्योर। तो अब आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प 0, दूसरा विकल्प आपको दिया जाएगा गार्बेज वैल्यू, तीसरा विकल्प आपको दिया जाएगा अनडिफाइंड यानी कुछ भी हो सकता है, चौथा नन ऑफ दिस। आपको क्या टिक करना है? तो आप ध्यान दीजिए कि जब लोकल वेरिएबल क्रिएट कब होता है, हमने आपको बताया था लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है जैसे ही फंक्शन में एंटर करते हैं, तो लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब आपने कुछ इसमें वैल्यू ही नहीं दिया है, तो ये क्या कंटेन करके रखेगा? गार्बेज वैल्यू। क्या कंटेन करके रखेगा? गार्बेज वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट कराइएगा तो कुछ भी वैल्यू प्रिंट हो सकता है, कोई भी, जो भी वैल्यू यहाँ पे गार्बेज में स्टोर करके रखेगा। ये गार्बेज का अर्थ क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना? प्रोग्रामिंग में गार्बेज का अर्थ यह हुआ कि उस वैल्यू का कोई यूज नहीं है ना। इवन इसमें 50 स्टोर हो या 100 स्टोर हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने तो उसे स्टोर नहीं कराया ना, तो वो हमारे काम का है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो गार्बेज वैल्यू है। तो यहाँ पे जो भी ए में स्टोर होगा गार्बेज वैल्यू, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गार्बेज वैल्यू का। ये आपको ध्यान देना है। तो लोकल, यहाँ पे आपका लोकल वेरिएबल एंड हो गया और ग्लोबल वेरिएबल भी आपका एंड हो गया। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। लास्ट जो आपका बचता है स्टूडेंट, स्टैटिक वेरिएबल। इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन DRDO सेप्टम या इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी लैंग्वेज की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल, तो देखिए जो भी स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक।
बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, STATIC। स्टैटिक एक कीवर्ड है, हम लोगों ने कीवर्ड जब पढ़ा था तब देखा था, है ना। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, इसमें वन ऑफ द कीवर्ड क्या है, स्टैटिक है। अब स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके कैसे डिक्लेयर करेंगे भाई, तो सिंटैक्स भी पता होना चाहिए। तो जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको जस्ट आगे में स्टैटिक लिखना है, फिर आप जिस प्रकार से डेटा टाइप देते हैं उस प्रकार से आपको डेटा टाइप देना है, एंड उसके बाद आपको जस्ट वेरिएबल का नेम दे देना है, उसके बाद सेमीकोलन। इवन आप इनिशियलाइज करवाना चाहें तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर इनिशियलाइज भी करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर यहाँ पे स्टैटिक जब हमने लगाया तो इससे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, या इसका कुछ अलग फीचर होना चाहिए, क्यों हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज करें। तो बिल्कुल इसका अलग फीचर है, और इसका अलग फीचर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनका क्रिएशन सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। जैसे आप ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं पॉइंट में, कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो केवल एक ही बार क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस एंड यूज्ड इन एवरी फंक्शन कॉल। और हर एक फंक्शन कॉल में जो एक बार क्रिएट हो गया है वही यूज होता है। देखिए, मैं टूटी फूटी भाषा में लिख रहा हूं, और इस प्रकार से भी लिख रहा हूं कि जब आप इस नोट्स को पढ़ें तो आप समझ जाएं। इस नोट्स का जो लिंक होता है स्टूडेंट, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, मोर पे क्लिक करें तो PDF नोट्स, उसके बगल में HTTPS करके ड्राइव का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, ये PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, सर ऐसे कैसे समझ में आएगा। तो बिल्कुल भाई, एग्जाम्पल लेंगे ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे जैसे लिख दे रहा हूं void main। काफी सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, void main मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और मान लिया जाए कि हमारे पास कोई वेरिएबल है। वेरिएबल क्या, सिंपली मान लिया जाए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को कॉल कर देते हैं। जैसे foo फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। फू फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। एक फंक्शन हमारा फू है, मैं इसी तरफ ले लेता हूं, फू फंक्शन है, void foo, ठीक है, void foo। और ये फंक्शन में क्या है भाई, तो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक इंट ए इक्वस 10। उसके बाद यहाँ पे है इंट b इक्वस 10, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट f %d और a और b के वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। उसके बाद खत्म कहानी, और जस्ट आपका मेन भी यही है। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये पूरा प्रोग्राम मैंने नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैंने कोड लिखा है, तो आपको यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह सोचने की चिंता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मेन से आपको पता है कि स्टार्ट होता है, तो मेन के पास जाएगा, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, फू। तो ये जो फू लिखा हुआ है ये क्या हो रहा है भाई, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है कि कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाता है कॉल्ड फंक्शन के पास। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इंट ए इक्वल 10, यानी कि एक आपका इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर हो रहा है। किस टाइप का डिक्लेयर हो रहा है भाई, तो स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर हो रहा है। तो ए जो है इसमें 10 इनिशियलाइज हो जाएगा, और ये किस टाइप का है भाई, तो ये स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हमने क्या पढ़ा, कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ओनली वंस, ये केवल एक ही बार क्रिएट होंगे, तो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इंट b इक्वल 10। तो ये जो b वेरिएबल है ये लोकल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिए ये आपका स्टैटिक है, और ये b इक्वल 10 ये आपका लोकल वेरिएबल है। तो ये जो b होगा ये लोकल में आपका क्रिएट होगा, और b इनिशियलाइज हो जाएगा किससे, 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। नाउ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्या, %d। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, मैं चेंज कर दे रहा हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए मैं कर दे रहा हूँ a++, उसके बाद मैं कर दे रहा हूँ b++, ये, और ये क्या कर रहा है, मान लिया जाए 3 बार इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब मजा आएगा,
अब सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, परसेंट डी की हेल्प से ए और बी के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो ए में अभी क्या स्टोर है, मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता चलो। चलिए, ए में अभी क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। बी में अभी क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो 10 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ए प्लस प्लस यानी कि ए की वैल्यू 10 से 11, बी प्लस प्लस यानी बी की वैल्यू 10 से 11। और जैसे ही आपका एंड हो गया, करली ब्रेसेस आपका एंड हो गया, तो आपका फंक्शन कहाँ चला जाएगा, यानी जो कंट्रोल होगा ये वापस से आपका कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाएगा। और ये कॉलिंग आपका एंड हो गया तो नेक्स्ट आपका लाइन एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट लाइन यानी कि फू अगेन ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अगेन क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ वापस से ये चला जाएगा कॉल्ड फंक्शन के पास, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा। तो अब यहां पे ध्यान देना है, सभी लोग अपने आंख कान सब खोल लीजिए और ध्यान से देखिए और सुनिए। यहां पे जब सेकेंड बार फू फंक्शन कॉल हुआ है और जैसे ही ये लाइन इनकाउंटर होगा स्टैटिक इंट ए इक्वल्स 10, तो यहां पे क्या देखेगा कि भाई ये तो स्टैटिक के साथ डिक्लेयर है, तो यहां पे जो आपका इनिशियलाइजेशन होगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा। इस लाइन को इग्नोर इसीलिए कर दिया जाएगा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल ए फॉर फंक्शन फू ऑलरेडी आपका क्रिएट हो चुका है। तो आपका स्टैटिक यही वाला रहेगा, स्टैटिक यही वाला रहेगा। ये क्रिएट होगा, क्रिएटेड ओनली वंस, केवल और केवल एक बार क्रिएट होगा ये ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंट बी इक्वल 10। तो आपको ध्यान ये देना है स्टूडेंट, देखिए मैं बताया नहीं कि जैसे ही ये फंक्शन आपका कॉलिंग फंक्शन के पास वापस गया था कंट्रोल, तो ये बी आपका क्या हो गया था, बी आपका डिस्ट्रॉय हो गया था। हमने बताया था ना लोकल वेरिएबल के बारे में कि लोकल वेरिएबल क्रिएट होते हैं जैसे ही फंक्शन में एंटर मारते हैं, और लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब फंक्शन आपका क्या होता है, बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका कॉलिंग कंट्रोल आपका कॉलिंग फंक्शन के पास वापस चला जाता है या फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंट बी इक्वल 10, यानी कि ये लोकल वेरिएबल है, वापस से एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा बी और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10 से। ठीक है, जस्ट यही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। अब परसेंट डी ए और बी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू अभी कितना है 11, तो ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 11। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 10। अगेन ए प्लस प्लस होगा तो ए का वैल्यू 11 से हो गया 12, बी प्लस प्लस होगा तो बी का वैल्यू 10 से हो गया 11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, एंड ऑफ करली ब्रेसेस, यानी करली ब्रेसेस एंड हो गया, तो कंट्रोल आपका यहाँ पे वापस चला जाएगा किसके पास, वापस चला जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास, और जो भी लोकल वेरिएबल इसने क्रिएट किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, अगेन फू फंक्शन को कॉल किया गया है, तो अगेन ये किसके पास जाएगा, कॉल्ड फंक्शन के पास। फर्स्ट लाइन क्या, स्टैटिक इंट ए इक्वल्स 10। अब यहां पे ये देखेगा कि स्टैटिक वेरिएबल ए तो पहले से क्रिएट है फॉर फंक्शन फू, तो इस लाइन को ये इग्नोर कर देगा, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा 10 से। नेक्स्ट लाइन क्या है, इंट बी इक्वल्स 10, तो ये एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा है बी, तो अगेन एक लोकल वेरिएबल बी क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10 से। नेक्स्ट ये प्रिंट कराएगा यूजिंग परसेंट डी ए और बी के वैल्यू को, तो ए की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बताइए, 12 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ बी प्रिंट हो रहा है तो बी की वैल्यू क्या है, अभी 10 है। नेक्स्ट ए प्लस प्लस होगा तो ए की वैल्यू 12 से हो जाएगी 13, बी प्लस प्लस होगा बी की वैल्यू 10 से हो जाएगी 11। और इसके बाद कोई स्टेटमेंट चूंकि नहीं है, आपका करली ब्रेसेस एंड हो गया, तो कंट्रोल आपका वापस से कहां चला जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास, और इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मेन फंक्शन था ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है तब जाकर के आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कब डिस्ट्रॉय होगा, जब आपका जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूशन करना बंद कर देगा, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया आपका प्रोग्राम। आ गया बात समझ में। तो ये था स्टूडेंट स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है जो कि हमने आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में भी बताया था कि अगर कोई हम ऐसा स्टैटिक वेरिएबल ले लें, जैसे मैं एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, एकदम 1 मिनट लगेगा। कोई भी फंक्शन है फू ही ले लेते हैं, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है पता नहीं क्यों। और कुछ इस प्रकार से मान लिया जाए मैंने ले लिया स्टैटिक इंट ए और मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं कराया, और इसके वैल्यू को अगर मैं प्रिंट कराऊं तब क्या प्रिंट होगा,
मेरा कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी या जीरो होगी। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ए का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो से, तो यहाँ पे जीरो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली, या ऑटोमेटिकली नहीं लिखना सही नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज विथ जीरो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो एंड हो गया। लेकिन एक क्वेश्चंस है, कई सारे क्वेश्चंस है, मीन्स एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि आपसे डीआरडीओ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इवन जब आपका इंटरव्यू होता है ना, उसमें भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है, यानी लोकल वेरिएबल का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो किस एरिया में होता है। इसी प्रकार से ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है और स्टैटिक वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इतना दूर देख लिए तो 5 मिनट आप और ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे फर्दर के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं जैसे जैसे सी लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जो सी लैंग्वेज, आपको ध्यान देना है, सी लैंग्वेज में आप जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम जब आपने लिखा, इसको जब आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराया, तो ये जो एलोकेशन होता है ना, ये 4 पार्ट में होता है। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है ये होता है आपका स्टूडेंट, ध्यान देना है आपको यहाँ पे, वो होता है आपका पहला हीप का। ठीक है, हीप, हीप एरिया भी आप बोल सकते हैं, हीप एरिया। दूसरा होता है आपका स्टैक एरिया। तीसरा होता है आपका डेटा सेगमेंट। ठीक है, और चौथा होता है आपका कोड ब्लॉक, कोड एरिया या कोड सेगमेंट, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो बोलना, वो आपको समझना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सी का जो प्रोग्राम है उसको आप 4 मेमोरी सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हीप, दूसरा स्टैक, तीसरा डेटा और चौथा कोड। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो हीप एरिया है इसमें क्या क्या स्टोर होता है। हीप एरिया स्टूडेंट, इसमें जो भी आप डायनामिकली एलोकेटेड जो भी मेमोरी होगा वो हीप एरिया में से एलोकेट होगा। ठीक है, डायनामिकली एलोकेटेड कहने का मतलब क्या, आपको आगे पढ़ना है, इसीलिए मैंने बोला कि मैं अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा मैलोक फंक्शन, है ना, फिर कैलोक फंक्शन, यानी कि वैसे मेमोरी एरिया जो रन टाइम हम लोग एलोकेट कर रहे हों। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, इंट ए इंट बी, फ्लोट ए फ्लोट बी, तो कंपाइलर को पहले से मालूम है, अच्छा भाई एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो 2 बाइट्स, और 32 बिट्स का है तो 4 बाइट वहां पे एलोकेट करना है। लेकिन जब हम रन टाइम मेमोरी को एलोकेट करेंगे, ठीक है, रन टाइम जब मेमोरी हम एक्वायर करेंगे तो वो मेमोरी एरिया हमारे पास कहां से आएगा, हीप एरिया से आएगा, यानी हीप एरिया में वो एलोकेट होगा। तो यहां पे मैं इसको कह सकता हूं कि जब हम क्या करेंगे, डायनामिकली रन टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, दूसरा है आपका स्टैक एरिया। स्टैक एरिया में स्टूडेंट जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, यानी कि आपको पता है ना, किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं वो आपका स्टोर होता है। तो जितने भी लोकल वेरिएंट के होते हैं, लोकल वेरिएंट, वो सारा आपका स्टैक एरिया में स्टोर होता है। डेटा सेगमेंट में क्या स्टोर होता है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो सारा आपका डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल एंड स्टैटिक। अभी देखिए, मैं आपको हायरार्की नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टोर होता है, लाइक पहले आपका ग्लोबल इनिशियलाइज्ड, देन स्टैक इनिशियलाइज्ड, ग्लोबल अनइनिशियल, उससे अभी आपको कोई मतलब है नहीं, लेना देना भी है नहीं, उतना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। कोड एरिया की बात करूँ तो इसमें जो आपका एक्चुअल का जो प्रोग्राम होता है, यानी कि क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप कोड लिखते हैं ना, सिंपली कोड ही लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, वो आपका यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू कि अगर कोई लोकल वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर होगा, किस एरिया में स्टोर होगा, तो स्टैक एरिया में स्टोर होगा। कोई ग्लोबल वेरिएबल है, कोई स्टैटिक वेरिएबल है, वो आपका डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा।
क्यों स्टैटिक वेरिएबल को हम डेटा सेगमेंट में स्टोर कर रहे हैं, क्यों स्टैक एरिया में नहीं स्टोर कर रहे हैं? बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल अपने वैल्यू को प्रिजर्व करता है। इवन फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो गया, इवन फंक्शन जो कंट्रोल था वो कॉलिंग फंक्शन के पास चला गया, लेकिन ये अपने प्रीवियस वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है, और जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल आता है तो इसी वैल्यू का यूज किया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और जो कोड एरिया है उसमें तो खैर कोड स्टोर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि मैंने आपको बताया नहीं है, कई बार क्या पूछ दिया जाता है और मैं भी पूछ दिया जाए, इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूं। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो कि आप ऐसा बोले कि शुभम सर आपने बताया ही नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए कुछ कहीं पे इस प्रकार से पूछ दिया जाता है, जैसे मैं थोड़ा सा जस्ट कोड ही लिख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, घबराना नहीं है आपको। हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद कहीं कि ऐसा लिख दिया जाता है स्टैटिक इंट ए। ठीक है, और मान लिया जाए इसमें इक्वल 10, या आप नहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद वाइड मेन, और इसमें मान लिया जाए कुछ भी कोड है। मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि क्या ये लीगल है, क्या ये वैलिड है। मीन्स आपको पता है कि ये क्या है, पूरे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है, आउटसाइड एनी फंक्शन, आउटसाइड एनी ब्लॉक, तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल वेरिएबल है। बट इसके साथ में स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है, तो क्या स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल नाम का कोई चीज होता है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, या ये इलीगल है? तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 100% पक्का लीगल है, आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आखिर क्या इसका कुछ फायदा है यूज करने का? जैसे हमें तो ऐसे भी पता है कि अगर हम स्टैटिक ना भी लगाएं तो जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो सारे फंक्शन में एक्सेसिबल होगा, सारे फंक्शन में मॉडिफाइबल होगा। तो स्टैटिक लगाने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान हो कि स्टैटिक हम लोग इसीलिए लगाते हैं, अगर हम किसी फंक्शन के अंदर में जैसे क्या मैं बताऊं, जैसे अगर किसी फंक्शन के अंदर हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप क्या होता है, उसका स्कोप लोकल हो जाता है, उस फंक्शन के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी ग्लोबल वेरिएबल में स्टैटिक लगा देते हैं तो आउटसाइड दिस प्रोग्राम हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे आउटसाइड प्रोग्राम तो ऐसे भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड होता है, हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बोला ना जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। अभी आपको क्या समझना है, कोई अगर आपसे कोई सवाल करता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये लीगल है, तो पहली बात तो हाँ लीगल है। बोलेगा अच्छा अगर लीगल है तो फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो फायदा ये है भाई यहाँ से कि अगर हम स्टैटिक लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, एक तरह से प्राइवेट वेरिएबल की तरह बिहेव करने लगता है। प्राइवेट कहने का अर्थ क्या कि ये क्या हो जाता है, एक्सेसिबल only from this source code only, ये वाला ओनली हटा देते हैं ना, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक्सेसिबल फ्रॉम दिस सोर्स कोड ओनली, यानी कि इस सोर्स कोड के बाहर इस प्रोग्राम, ये जो सोर्स कोड होगा ना, जो भी हो आपका test.c test1.c जो भी हो, इस सोर्स कोड के बाहर आप इस वाले वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये प्राइवेट हो जाता है, ये इस प्रोग्राम के लिए लोकल हो जाता है, सोर्स कोड के लिए लोकल हो जाता है। तो कहीं भी अगर ऐसा देखने को मिले तो ऑब्वियसली ये लीगल है, कंपाइल टाइम एरर आपको टिक करके नहीं आना है। ठीक है, तो यहां पे अब जाकर के आपका स्टूडेंट लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एंड हो गया। इससे ज्यादा ना ही आपको जानना है, ना ही आपके एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, और वहां पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को। रिकर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिकर्सन से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका DRDO सेप्टम का एग्जाम हो, चाहे वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट इसरो का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम डिप्लोमा लेवल पे हो जिसमें सी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें रिकर्सन पक्का पूछा जाएगा। तो रिकर्सन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए भैया इतना देर मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए अभी @septem DRDO। इससे भी आपको फायदा ढूंढ रहे हैं, क्या फायदा होगा सर? तो फायदा ये होगा कि 2000 प्लस स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो कि ओनली DRDO सेप्टम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे CSIT के ही स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है या किसी का कोई डाउट है, वो डायरेक्टली ग्रुप में भेजता है, फोटो डायरेक्टली मैसेज करता है और कोई भी उसका जवाब देता है, सारे लोग आपस में समझ बूझ लेते हैं, मुझे उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।